जय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया क्या मस्त। तो चलिए अब क्या करना है हम लोगों को ना, हम लोग जितने भी आज तक पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है, तो पढ़ाई करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट गई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है कि एक तरीके से एक रिवीजन का एक ऐसा स्ट्रेटजी लेकर के चलना है जिसमें पूरा का पूरा बुक रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस टाइम हम लोग क्वेश्चन बैंक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक है हम लोगों का, उस क्वेश्चन बैंक को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पूरा रिवाइज करना है इसमें, ठीक है। इसमें होता क्या है क्वेश्चन बैंक से ना कि 30 to 40% जो क्वेश्चन होंगे या तो डायरेक्टली आएंगे, ठीक है, या फिर 50% प्लस जो क्वेश्चन होते हैं ना उसी की बेसिस पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर इस सीरीज़ को आप देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक सीरीज को आप देख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये मान करके चलिए कि आपका 60% तक मार्क्स इजीली आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शाम को बुक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस टाइम हम लोग क्वेश्चन बैंक को रिवाइज किया जाएगा और शाम को हम लोग क्या करेंगे, बुक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब से क्या करना है आप लोगों को ना, अब से आप लोगों को ये करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, एग्जाम के दिन तक जुड़े रहना है और एक एक जो टॉपिक आप लोग को बता रहे हैं, एक एक जो चीज़ बताएंगे बस उसको ही देखना है आप लोग को। एक अलग कॉपी बना लीजिएगा लोग, ठीक है। और कॉपी बनाने के बाद क्या करना है, सारे चीज़ को एकदम अच्छे से रिवाइज करते चले जाना है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है साइड से पढ़ते रहिए, बस साथ में हम जो करा रहे हैं चीज़ों को उस पर आप बेहद फोकस करना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक में क्या करेंगे हम लोग, मैथ 2019 का प्रथम पाली का जो क्वेश्चन बैंक है, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, क्वेश्चन को बार बार रिपोर्ट क्या करता है, रिपीट करता है, बस उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चन बैंक आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर आपका अच्छे से हो गया ना तो फिर आपको फर्स्ट डिवीजन आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उनको देखना है जिनको डर लग रहा है कि हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, मैथ नहीं बन पा रहा है उनसे, तो मैथ का ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। और मैथ पे ही ज़्यादा हम फोकस करेंगे और आप लोग के साथ में बिल्कुल जुड़े रहना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन बैंक का जो 2019 का जो प्रथम वाली का पहला जो क्वेश्चन है, ये क्या है, ये दिया है निम्न में से, पहले आप लोगों को वीडियो पॉज करके खुद बनाना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जगह बराबर है, निम्न में से कौन थीटा की बराबर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है साइन थीटा बटा में दिया है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे दिया है कॉस थीटा बटा में दिया है साइन थीटा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये 1/sec थीटा और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये क्या दिया है हम लोग को 1/sin थीटा। ये ऑप्शन थे इसके। cos थीटा किसके बराबर है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा, इसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। tan थीटा इसके बराबर में क्या आता है, इसके बराबर में आता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। क्या होता है tan थीटा, बोलना है भाई, कैमरे के सामने बोलना है आप लोगों को। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। और जो cot थीटा होता है ना, cot थीटा इसमें उलट जाता है, ठीक है। जो cot थीटा होगा इसको उलट देंगे, क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, cot में cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई अलग है, अलग ये इसका है, ये हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। कैसे याद रखेंगे, cot में cos पहले आएगा, cot में cos क्या आएगा, ऊपर आएगा पहले आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो cot है उसमें cos पहले आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा। tan का होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot का क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो क्या होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन बी cos थीटा बटा sin थीटा। अगर tan था तो क्या होता sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, रहेगा ध्यान में। चलिए
दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर में 0 के हल है। ऑप्शन देखिए इसे क्या दिया है? ऑप्शन दिया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल दिया है। ऑप्शन इसका बी दिया है। ऑप्शन बी दिया अनंत हल। ऑप्शन सी दिया है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। और ऑप्शन डी क्या दिया है? ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें से? क्या होगा इसमें से? तो आप लोग बताए थे ना हम। देखिए सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों का अनुपात पता करते हैं, ठीक है। और गुणांकों का जो अनुपात होगा वही हमको बताएगा ना कि क्या होगा, इसके कैसे हल होंगे, ठीक है। हल होगा भी या नहीं होगा, अनंत हल होगा कि एक हल होगा। इस अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब होता है एक हल, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? एक हल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो एक से गुणांक होता है उसको हम क्या बोले थे? ए। जो y के गुणांक को क्या बोले हैं? b। और जो लास्ट में उसको क्या बोले हैं? c। पहला नंबर इक्वेशन है तो एक नंबर तो a1 b1 और c1 का मान बताइए कितना है। a1 का मान कितना है? 1 है। b1 का मान 2 है। c1 का मान कितना है? 5 है। उसी तरीके से यहाँ देखिए उसी तरीके से यहाँ देखिए दूसरा नंबर इक्वेशन है और दूसरे नंबर इक्वेशन में क्या है? a है। x में जिससे गुणा है a है, जिसमें y से गुणा है वो b है, और एक लास्ट में जो अंक बचा है वो c है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर इक्वेशन है तो 2 लिखेंगे, a2 b2 c2। अब बताइए a2 का मान कितना है? -3। b2 का मान कितना है? -6। और c2 का मान कितना है? 1 है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको पता चल गया है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या? अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू होता है क्या? b1 बटा b2। अगर इस गुणांकों का अनुपात हम इस तरीके से निकाल रहे हैं और देख रहे हैं a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है? b1 बटा b2, तो इसी के क्या होते हैं? इसके ना अद्वितीय हल है। कैसा हल है इसका? इसका हल जो है अद्वितीय है, माने एक हल है इसका। कितना हल है? एक हल होगा इसका। कब? जब क्या रहेगा? a1 बटा a2 नहीं बराबर है किसके? b1 बटा b2 के। नॉट इक्वल टू का मतलब है नहीं बराबर है, काट दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि नहीं बराबर है। देख लीजिए तो यहाँ पे वर्ग देखिए, यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान दीजिए करो 1/-3 इक्वल टू b1। देखिए b1 कितना है? 2 है और b2 कितना है? -6 है ना। मतलब क्या है? दोनों इक्वल आ गया। दोनों इक्वल आ गया मतलब ये अद्वितीय के लिए ये नहीं है, मतलब इसका अद्वितीय हम नहीं है, ठीक है। देखिए कटेगा तो आएगा ना 1/-3, मतलब दोनों बराबर है। अगर ये बराबर नहीं रहता तब क्या आता? अद्वितीय हल आता। बराबर हो गया मतलब अद्वितीय हल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो एक ये कंडीशन होता है। कब? अब इसमें क्या होता है? a1 बटा a2 जब क्या होता है? नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तो कितने हल होते हैं इसके? एक। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ, ठीक है, जब हम ग्राफ खींचते हैं जब हम क्या खींचते हैं ग्राफ, तो अगर मान लीजिए हम ग्राफ खींचे हैं, इसमें 2 लाइन आ रही हैं, एक पॉइंट काटेंगे। अगर ग्राफ की जो 2 लाइन्स हैं एक बिंदु पर काट रही है ना, तो काटने के बाद उसका एक ही हल होगा। जितने बिंदु पर काटती है उतना ही हल निकलता है।
तो एक बिंदु पर ही काटती है, ठीक है। और द्वितीय जब A1/A2 होता है इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो लाइन में एक ही बिंदु पर काट रही होती है, इसलिए इसका एक फल निकलता है अद्वितीय, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर क्या होगा B1/B2 बराबर क्या होगा C1/C2। अगर तीनों बराबर होता है, क्या होता है, तीनों बराबर होता है, तो ग्राफ की जो लाइन होगी वो एक लाइन के ऊपर एक लाइन आकर चिपक जाएगा, ठीक है। एक लाइन के ऊपर एक लाइन क्या हो गया, चिपक जाएगा, तो हर बिंदु पर ही क्या होगा, कटान हो रहा है, हर बिंदु पर ही क्या हो रहा है, हर बिंदु पर ही कटान हो रहा है एक तरीके से। तो ये संपाती रेखा कहलाती है, कौन सा रेखा, संपाती रेखा। और इस कंडीशन में क्या होता है, अनंत हल होते हैं। अब ये भी चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए A1 और A2 1/-3 2/-6 बराबर 5/1 हो रहा है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तो आपस में बराबर है, पर इसके बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये संपाती भी नहीं है, क्या है, संपाती भी नहीं है, मतलब इसका अनंत हल भी नहीं है। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन इसका है कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। जब दोनों आपस में बराबर हो, लास्ट वाले के बराबर नहीं हो, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। वही कंडीशन हमको यहाँ पे दिख रहा है, दोनों आपस में बराबर है, ये कटेगा तो बराबर हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। लेकिन इसके बराबर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस तीन चीज को एक जगह पे लिख लीजिए, इस तीन चीज को एक जगह पे लिखिए। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी और एक हल होगा जिसको अद्वितीय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अद्वितीय, ठीक है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है, A1/A2 बराबर किसके होगा, B1/B2 बराबर किसके होगा, C1/C2। तो ये क्या होंगे, संपाती रेखा होगा इसका, संपाती रेखा, और हल कैसे होंगे, अनंत हल होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ये आता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या आता है, तब इसका कोई ये होती है समानांतर है, कैसे रेखा होगा, जब भी लाइन कटेगा ना तब भी हल निकलेगा। अगर लाइन नहीं कटता है, ठीक है, लाइन एक दूसरे से डिस्टेंस में ही रहता है, हमेशा कटता ही नहीं है, तो आप हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सा रेखा आएगा, समानांतर रेखा है, ठीक है। अब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ठीक है। और नॉट इक्वल टू क्या होगा, C1/C2, वही वाला कंडीशन जो अभी हम देखे हैं। संपाती रेखा इसका कोई हल, समानांतर रेखा और कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं। ये आपको कॉपी कराना चाहिए, नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से। हुआ, हो गया ना, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर क्वेश्चन बैंक हो तो 5 मिनट के बैठिए क्वेश्चन बैंक को। दो बेलनों की त्रिज्याओं का दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तथा ऊंचाई जो है, तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो
ठीक है, 2 बेलन है जिसके त्रिज्या का अनुपात हम लोग को दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात भी दे दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तो उनके आयतन बताइए। अब आयतन सेलेक्टर त्रिज्या हो गया और ये बेलन की ऊंचाई हो गया। ये हमको आर भी है, हमारे पास एच भी है। एक और बेलन है जिसका भी आर और एच दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो पहला बेलन होगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होगा तभी हम आयतन का अनुपात निकाल पाएंगे। दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, सही ना होता है। 2 वो बेलन है, पहला वाला बेलन H1 R1 मान लीजिए। ठीक है, एक और बेलन यहाँ बना लीजिए। इसको R2 कर दीजिए और इसको H2 कर दीजिए। यहाँ पे पहले जो पहला बेलन होगा, पहला बेलन का आयतन ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1 डाल दीजिए। दूसरा बेलन होगा, दूसरा बेलन का जो आयतन होगा ये क्या आएगा, ये भी वही आएगा, पाई आर 2 स्क्वायर H2, यही आएगा। बेलन का आयतन वही होता है, पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन, वही तो अनुपात होगा ना। ठीक है, पाई से पाई बढ़ गया। R1 कितना दिया हुआ है, R1 देखिए, ये जो है त्रिज्याओं का अनुपात है, मतलब ये पहले बेलन की त्रिज्या है और ये वाला क्या है, दूसरे बेलन की त्रिज्या है। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें, यहाँ पे R1 बटा R2 तो कितना होगा, 2/3। ये R1 बटा R2 कितना, 2/3 है, यहाँ पर रखेंगे इसको। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, नीचे ये 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर दिया है फॉर्मूला के अंदर है, इंटू करेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया है ना, यहाँ पे दिया है कि उनकी जो ऊंचाई है उनका अनुपात 5:3 है। मैंने अगर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करें तो H1 बटा में जो H2 होगा ये आएगा 5/3। ठीक है, H1 बटा H2 कितना है, 5/3 है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/3। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। बस सॉल्व करने के बाद ये कैसे आएगा, 4 पर हो गया 20, नीचे 3 9 9 3 27, तो कितना आएगा 20 बटा कितना आ गया 27, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 20:27। कितना आएगा 20:27। ठीक है, ये हम यहाँ पे आप इसको लीजिए 20/27, इसका आंसर आ रहा है, मतलब 20:27 आएगा। ऑप्शन नंबर उसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका है बी। ठीक है, 2019 प्रथम पाली का जो गणित है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा, 20:27। ठीक है, चलिए बेलन का आयतन ध्यान रहेगा, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए किसी भी हाल में, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरे बुक से मिक्स क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि शुरू में समझने में दिक्कत हो, लेकिन जब बार बार इसी तरह ये क्वेश्चन रिपीट होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में भी, और नहीं आ रहा है समझ में तो इसको बार बार लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु
पी से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 10.2 जो परिमेय है ना, वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, बुक होगा तो 10.2 परिमेय निकाल करके देखिए वहां से। देखिए किसी वृत्त की केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 दिया गया। चलिए बाहर यहाँ पे पॉइंट है, दिस इज P, ये 13 सेंटीमीटर दूर है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, ये है 13 सेंटीमीटर दूरी हो गया इसका, ये हो गया 12 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये 13 सेंटीमीटर का है, और ये हो गया हमारा त्रिज्या r। ये वाला क्या है, ये वाला है त्रिज्या, ये त्रिज्या है, और इसी त्रिज्या को हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो आ रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, देखिए 13 सेंटीमीटर दूर है बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा। स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त के ना किसी एक बिंदु पर क्या होता हो, प्रतिच्छेदित होता हो, उसी को हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, और त्रिज्या के साथ क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है आपस में लंबवत होती है, लंब होती है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे जो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो कैसे, हम लोग क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हैं, देखिए जब संपूर्ण त्रिभुज होता है ना, संपूर्ण त्रिभुज इस तरीके का त्रिभुज होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला जो 90 डिग्री एकदम सामने वाला साइड रहता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, ये कोण होता है। ठीक है, कोई लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, इसको हम लंब बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था हम लोगों को कि क्या होता है, कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है, प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये कौन बताए थे, ये बताए थे पाइथागोरस। ठीक है, और पाइथागोरस क्या बताया था कि कब लागू होगा, सिर्फ संपूर्ण त्रिभुज अगर होगा तभी इसको हम लगा सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये चीज होता है। वही वाला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये कोण हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए आधार हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए लंब हो गया, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, किसी को मान सकते हैं। ठीक है, पहला एक कोण होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे क्या करेंगे, देखिए इसका नाम दे दिए, ये हो गया, ये ओ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपी, ओपी कौन है, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। कैसे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से साइड में चाहे तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हो गया 13 का स्क्वायर बराबर में ओए कितना दिया है, ओए तो निकालना है हमको, ओए हमको निकालना है, और एपी कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का होगा 169, यहाँ पे हो गया ओए का स्क्वायर प्लस में हो गया 144 यहाँ पे होगा। अब क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे, इधर हमको अचर चाहिए, चर चाहिए, तो अचर को एक साइड करेंगे, 169 मिलेगा यहाँ पे माइनस में 144 इक्वल टू यहाँ पे ओए का स्क्वायर हो गया, ये घटेगा यहाँ पे आएगा 25 इक्वल टू यहाँ पे हो गया ओए का स्क्वायर हुआ। अगर हमको ओए चाहिए
ओ ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमको ओ ए चाहिए, यहाँ देखिए, यहाँ तो क्लियर है, फिगर भी डाल सकते हैं क्या यहाँ से, ये यहाँ देखिए 25 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर है। अगर हमको क्या चाहिए, ओ ए चाहिए सिर्फ, तो ये 25 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो ओ ए कितना आ जाएगा 5, ओ ए का मान कितना आ गया 5, त्रिज्या कितना निकल गया 5, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जो होती है उसकी त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा तो इससे सामने वाला क्या हो जाएगा, कोण होगा, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा कर हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं, कोई दो को दिया रहेगा, एक आपसे निकलवाएगा इसमें, ठीक है। तो डाटा चेंज कर सकता है इसमें, अगर इस तरह क्वेश्चन देता है तो आपसे हो सकता है कि त्रिज्या नहीं निकलवा, कोण निकलवा लें, हो सकता है कि आपसे आधार निकलवा लें, तो कुछ भी निकलवा सकता है इसके अंदर में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बस ये फॉर्मूला पहले रहेगा आपका, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। कोण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बैंक जो होता है उसके इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद की शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल कितना है 2 है। क्या करेंगे, ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है इसका, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है x स्क्वायर 2x माइनस 3, सी दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और ऑप्शन डी दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। किन्हीं में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल कितना है 2 है। कैसे सॉल्व करें इसको देखिए, एक बार आप पहले खुद ट्राई कीजिए कैसे ये बनेगा, ठीक है ना, खुद ट्राई कीजिए। हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। बहुपद जो होगा, बहुपद द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है ये, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा तब, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, जब गुणनफल दिया होगा तो x स्क्वायर होता है, माइनस में होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या बीटा। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, शून्यक है, और उनका योगफल हो गया, ये योग हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये उनका गुणनफल हो गया, एक योग हो गया और एक क्या हो गया, गुणनफल हो गया। बस यहाँ पर रख करके एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम आपको करते हैं, ठीक है। बना, ट्राई किया आपने, चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये कितना दिया है, ये दे दिया है माइनस में 3, ब्रैकेट के अंदर रखिए -3 प्लस यहाँ पे एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुणनफल दो दिया है पूरा में, सॉल्व कीजिए इसको। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर जाएगा प्लस 3x प्लस में 2, ये हो गया क्या हमारा द्विघात बहुपद। इसमें से एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझे? अब क्या करेगा एग्जाम में, क्या करेगा आपको यहाँ पे चेंज करेगा, 3 की जगह पे कुछ भी दे सकता है, ठीक है, +5 भी देगा, 2 की जगह पे 3√2 कुछ भी दे सकता है। तो बस फॉर्मेट यही रहेगा। जब भी आपको कहें द्विघात बहुपद निकालने के लिए, जब भी कहें आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये चीज़ लगा देंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में इजीली यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0 और 50, 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्याओं, विषम संख्याओं की संख्या, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो ये कहाँ आपको समझ रहा है? आपको अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता रहेगा कि कहाँ है। तो समानांतर श्रेणी एपी का ये क्वेश्चन है और इसमें क्या बताना है हम लोग को, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। एपी के अंदर आप क्या पढ़े हैं? एपी के अंदर आप हम लोग क्या पढ़े हैं? तो एपी में पढ़े हैं कि जो अगर संख्या इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, कि उनके बीच का अंतर सेम हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अगर अंतर सेम रहता है इस तरीके से संख्या लिखी हुई हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एपी, समानांतर श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, पहला पद जो होता है उसके ए बोलते हैं, जो अगला पद में से पिछला पद घटाने पर आता है, जैसे 4 माइनस 2 आ रहा है, इसको हम लोग डी बोलते हैं, डिफरेंस, दो पदों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, वो डी हो गया। एपी में जितने पद होते हैं उसको एन बोला जाता है, एन, कितने पद हैं एपी के अंदर में, ठीक है, और जो पद हमको पता नहीं रहता उसको एनवा पद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद। आपको एनवा पद का मतलब दूसरा पद भी हो सकता है, तीसरा पद भी हो सकता है, चौथा पद भी हो सकता है, और जो पद आपको नहीं पता है वो भी पद भी हो सकता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला किसका है, ए एन का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। लेकिन 0 और 50 के बीच में कोई विषम संख्या पता करना है, सबसे पहले ए पता करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी है, कितनी संख्या है, मतलब ए हमको चाहिए यहाँ पे, ए पता, ए हमको निकालना पड़ेगा, इसमें से ए क्या है, डी क्या है, और एनवा पद क्या है इसका, तब जाकर क्या होगा, हमको यहाँ से निकलेगा एन। अब 3 चीजें यहाँ सबको निकालना है, चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए विषम संख्या, तो 0 के बाद पहली विषम संख्या 1 मिलेगी हमको। ठीक है, ए बराबर 1 हो गया। डी देखते हैं, डी तो डी 2 आएगा कैसे, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो विषम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 का डिफरेंस होता है, और जो सम संख्या होती है उनके बीच का भी डिफरेंस कितना होता है, 2 का ही होता है। 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो डी निकल गया। और अंतिमवा विषम संख्या कौन होगा, अंतिमा मतलब ए 49 होगा, 50 तो कम है, 10 उसके पहले एक 49 होगा हम लोग, अब बस इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पे, ए बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, डी है, ए कितना है 1 है, एन का वैल्यू कितना है, एन तो हमको चाहिए, एन हमको पता चला 49 है, एन नहीं पता है 1, डी कितना है, डी हो गया 2, इसको माइनस करेंगे मिला करके। ठीक है,
पहले इधर भागा वगैरह कुछ नहीं करना है, जो प्लस हो रहा है ना उसको एक साइड ला करके माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट गुना में है और गुना वाला पार्ट ये प्लस वाला पार्ट, तो प्लस माइनस में जो होता है उसको एक साइड कीजिए यहाँ पे, ठीक है, कीजिए। तो यहाँ पे 48 हो गया, माइनस में हो जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया सॉरी 49 था ना यहाँ पे 49, तो आ गया यहाँ पे 48 आ गया और n माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देगा 48 बटा में 2 हो जाएगा और n माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा, बटा देंगे, इसको आएगा 24, कितना आ गया 24 आ गया। अब देखिए n माइनस 1 इसके बाद क्या है 24 है, अगर हमको n का मान निकालना हो तो इधर को 1 इधर हो जाएगा, 24 प्लस 1 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, मतलब कितनी विषम संख्याएं होंगी 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो ध्यान रखना 25 विषम संख्या होगी। और ये ऑप्शन में दिया है हम लोग को, ठीक है, ऑप्शन में कितना दिया है, ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है 26, ऑप्शन बी दिया है 25, ऑप्शन सी दिया है इसमें 27 और ऑप्शन डी दिया है इसमें 24, कौन होगा 25 आंसर होगा, ठीक है, रहेगा ध्यान में। अभी क्या करेंगे इसी फॉर्मेट में चेंज कर देगा क्वेश्चन, कुछ डाटा बस चेंज होगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सेम, नोट कीजिए इसको। ये एनवा पद का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही पूछेगा कि एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फार्मूला ये वाला ध्यान से देख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एनवा पद का फार्मूला है और ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा इसको अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है 24 दिया है, 15 दिया है, 22 दिया है, 13 दिया है, 9 दिया है, 10 तथा 30 का परिसर निकालना है, परिसर निकालना है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस परिसर जब भी पूछेगा तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे बड़ा वाला संख्या में से सबसे छोटा वाला संख्या घटाना रहता है, ठीक है। तो आइए सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन सा है 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30, 30 है इसका, जब भी पद यहाँ पर परिसर निकालना है परिसर, तो क्या हो जाएगा 30 है माइनस सबसे छोटा कौन दिखा है 9 माइनस करने कितना आएगा 21 आगे, तो 21 हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन देखिए क्या दिया, ऑप्शन दिया है यहाँ पे 22, ऑप्शन बी दिया है हम लोग को 24, ऑप्शन सी दिया है हम लोग को 9 और ऑप्शन डी दिया है हम लोग को 21, तो क्या हो जाएगा 21 होगा। परिसर जब भी पूछेगा सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा वाला घटा देना है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो ठीक है, सबसे बड़ा वाला देखो 30 है, सबसे छोटा वाला 9 है, दोनों का बड़ा वाला में छोटा वाला माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है कि 2 चर में ग्राफ जो है यदि प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है
रेखा है तो हलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। हलों की संख्या क्या होगी, तो देखो हम बताए थे ना, जो ग्राफ है अगर उसमें रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, ठीक है। तो ये जहाँ पर काटती है ना रेखाएं, जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, वहीं पे सिर्फ एक हल होता है उसका, ठीक है। उसको अद्वितीय बोलते हैं, एक हल को ही अद्वितीय बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे क्या होंगे, इसका सिर्फ एक हल होगा। कितना हल होगा, आंसर ये दिया है सिर्फ एक हल, सिर्फ एक हल, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और ऑप्शन सी दिया है अनंत हल, अनंत हल दिया है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सिर्फ एक हल हो जाएगा, ठीक है। जब भी ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा का बनता है, जब दो रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी तो उस बिंदु पर एक हल होगा उसका, ठीक है। मिटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 9, यहाँ पे समीकरण दिया हम लोग को, ठीक है ना, दिया है kx माइनस 5y बराबर में 2 तथा 6x प्लस में 2y बराबर में 7। साथ में k का मान निकालना है, k का मान निकालना है, जिसके लिए कोई हल ना हो। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पे kx है हमारे इसमें 5y है बराबर में 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 6x प्लस में 2y है बराबर में 7 है। अब क्या होता है, कोई भी हल ना होने के लिए a1 बटा a2 बराबर में क्या होता है जी, b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है c1 बटा c2। कोई हल ना होने का ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में रेखाएं समानांतर होती है, समानांतर होगा तो दूसरे काटेगा ही नहीं, और नहीं काटेगा तो क्या होगा, हल नहीं मिलेगा उसका। अब यहाँ से निकालेंगे हम, a1 का मान कितना मिला, यहाँ पे a1 का मान मिला कि a2 का मान मिला 6, b1 का मान मिला -5, b2 का मान मिला 2, c1 का मान मिला 2, c2 का मान मिला 7। ये सब वैल्यू है, ठीक है। ये सारे के सारे वैल्यू निकल गए। अब आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं, a1 बटा a2 तो k बटा 6, b1 बटा b2 तो -5/2, ठीक है। यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, यहीं से सॉल्व करते हैं कि नॉट इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2/7, बस इसी को साथ मिलेंगे, ये कौन इक्वेशन लेंगे तब तक बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्या आएगा यहाँ पे, इसको इधर इसको नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के हो जाएगा, और 2 के बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 6 बचे -30। अगर k निकालते हैं k तो -30 बटा कितना हो जाएगा 2, बटा कितना आ गया -15, कितना आ गया -15। तो अगर k का मान कितना आता है -15 आता है k का मान, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी हल
इतना ही होगा। बस अगर के इस तरीके से दिखता है ना हम लोग को तो समीकरण लिख लेना है और बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से के का वैल्यू निकाल देना है। के अगर यहाँ पर आता तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, बस नॉट इक्वल टू आता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया इसका? आंसर आ गया -15। कितना आ गया? -15 यहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर दिया हम लोग को, ए दिया है, ए में दिया है ऑप्शन में -10 दिया है। बी जो दिया है इसमें दिया है के का वैल्यू, के दिया है -10 इसमें। बी में दिया है के इक्वल टू -5। सी में दिया है के बराबर -6 और यहाँ पर डी में दिया है क्या? के बराबर -15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी जो है ये हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, चलिए मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 10 को है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है? थीटा किसके बराबर है? तो ऑप्शन इसका क्या दिया है? 45 डिग्री। ऑप्शन बी क्या दिया है? 30 डिग्री। ऑप्शन सी क्या दिया है? 90 डिग्री। और ऑप्शन डी क्या दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कब दोनों आपस में बराबर होगा? अगर किस थीटा का मान यहाँ पर रख दें तो दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए इसको रख के देखते हैं। पहला वाला को साइन 45 डिग्री कितना आता है? 1/2 और कॉस 45 डिग्री कितना आता है? कॉस 45 डिग्री कितना आता है? 1/2। यही सेम है। साइन किस कितना होता है? 1/2 और कॉस किस कितना होता है? √3/2। तो ये तो सेम नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही होता है। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं? तो साइन थीटा और कॉस थीटा केवल 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर एक राइट। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? नहीं पता तो ये जो है ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 0 और ऑप्शन डी दिया है -1। ठीक है, देखिए 3 फार्मूला का ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक में से 10 घटाना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से चेंज भी करता है। कैसे? देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन कैसे बनाता है। यहाँ पे दिया ना साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए ऑप्शन पहला इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको देखो बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है?
ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर सिर्फ पूछ दिया साइन थीटा का मान तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, बड़ा सा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना बन गया क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर सिर्फ निकालेंगे तो 1 में से जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये इस पे रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये आ गया हम लोगों का 3 ऑब्जेक्टिव्स। उसी तरीके से इसमें भी होगा, ठीक है। सेम क्राइटेरिया इसमें भी फॉलो करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसको नोट कीजिए, वहां पे कॉपी पे नोट कीजिए इसको। हो गया, नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि cos 90 माइनस ए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है क्या, cos 90 माइनस ए बराबर क्या। तो cos 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। और तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे, ऑप्शन ए कॉट थीटा, कॉट के ऑप्शन डी दिया है, साइन है, और सी दिया है टेन है, और डी दिया है सेक है। क्या हो गया, साइन है। और साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस ये क्या होता है, ये होता है कॉस है, ठीक है। देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, ये होता है cosec थीटा, ये होता है cosec थीटा, और ये होता है cosec 90 माइनस थीटा, ये होता है sec थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसने cos 90 माइनस ये पूछा हुआ है तो आपसे पूछ सकता है sin 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए, इतना क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना है, और इसको एक बार याद कर लेना एकदम अच्छे से। यहाँ पे एंगल दिया है, ठीक है ना, ये एंगल है, ये थीटा का एंगल से दर्शा देते हैं, हम थीटा लिख दिए हैं। और इस यहाँ पे क्या कर सकता है आपको, यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। ए बी सी कुछ भी दे, ये यहाँ पे जो रहता है ना माइनस में करके एंगल ही रहता है, ठीक है। तो उतना ही फॉर्मेट में आंसर आएगा। साइन 90 माइनस बी रहता तो साइन यहाँ पे क्या आता है, cos बी आता, सी रहता तो क्या आता, सी आता यहाँ पे, तो वैसा ही आएगा, ठीक है। इस चीज को नोट कीजिए। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्य है। क्या होगा इसका शून्य, बताइए। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है ऐसा हम जो पूरे बहुपद को ही जीरो करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, कैसे शून्य का निकालेंगे इसका। तो अब यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2, इसके बाद हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके दो तरीके हैं।
दो कौन से तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट हम टू को इधर भेज देंगे, दो को पद है तो इसमें, ठीक है, और यहाँ पे एक का वैल्यू निकाल लेंगे, एक को वैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला वाला तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे आया 2 क्रॉस माइनस इधर आके क्रॉस हो गया, यहाँ से एक्स निकालेंगे ना, तो जब भी एक साइड से स्क्वायर हटाता है दूसरे साइड क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। अगर एक साइड पे आपको स्क्वायर को हटाना है तो दूसरे साइड पे रूट आपको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स दिख रहा है यहाँ पे, इस पे रूट चढ़ाएंगे और रूट 2 द्वारा क्रॉस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2 लिखा है, इसको रूट में लिख करके इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अभी ये 2 ही लिखा हुआ है, ये स्क्वायर पे रूट क्या होता है, हट जाता है, बराबर नहीं लिखेंगे 0। और एक फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, उसी के आधार पर इसको बनाएंगे। एक प्लस ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा क्या, √2 होगा, एक प्लस √2 हो गया, ये वाला क्या हो गया, x माइनस √2 हो गया। अब इसके आधार पर इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, 0 हो गया, x प्लस √2 बराबर में यहाँ पे कर देंगे 0 और x माइनस √2 इसके बराबर में यहाँ पे कर देंगे 0। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। निकला, दो तरीके हैं इसको बनाने के और यहाँ से इजीली ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। निकला, हाँ। अब मेरे को ये बताइए कि द्विघात जो बहुपद होता है ये क्या होता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा द्विघात बहुपद थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं, ठीक है। क्या होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसमें ABCD का सबसे अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2, चर का अधिकतम पावर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस लिखा है, 2x प्लस लिखा है 3, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं x प्लस 2 अधिकतम पावर कितना है, 1, ये द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसको जिसका जब ABCD का अधिकतम पावर मतलब चर का अधिकतम पावर 1 होता है, तो कौन सा बहुपद बोलते हैं, रैखिक। ये रैखिक है। जब अगर 3 पावर है तो x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसमें इसका सबसे अधिकतम पावर कितना दिख रहा है आपको, 3, मतलब ये त्रिघात बहुपद, कौन सा, ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। ये आपको त्रिघात बहुपद हो गया। अधिकतम पावर 2 है, द्विघात बहुपद हो गया। अधिकतम पावर 1 है तो रैखिक बहुपद हो गया। अब देखिए जो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है, जो द्विघात बहुपद होता है ना, शून्यकों की संख्या थोड़ा जान लेते हैं कि किसके कितने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद होगा, इसके 2 शून्यक होंगे, रैखिक होगा उसके 1 होंगे, द्विघात होगा उसके 3 होंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक आते हैं, रैखिक में 1 आते हैं, द्विघात में 3 शून्यक आते हैं, ठीक है। मतलब 3 वैसा हम मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो 2 होते हैं, रैखिक के 1 होते हैं और त्रिघात के कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आपसे पूछ लेता है ना कि बहुपद निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो बहुपद पहचानने भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। देखिए चर का पावर जो है, चर का घात होगा ना, चर का घात हमेशा धनात्मक होगा। जैसे यहाँ पे x का पावर 2 लिखे हैं, बहुपद होगा। x का पावर -2 कर देंगे, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। धनात्मक होना चाहिए, पहला कंडीशन इसका हो गया। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, पावर जो है बट्टा में नहीं होती, 1/2, पावर अगर बट्टा में रहता है तो भी क्या हो जाएगा, तो भी नहीं होगा बहुपद, ठीक है। पावर अगर रूट में रहता है तो हम ऐसा लिख देते हैं √x + 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट हटाएंगे 1/2 हो जाएगा। तो देखिए जब पावर अगर माइनस में हो, आप देख लीजिएगा बस ABCD का पावर किस में है,
माइनस में नहीं होगा, ABCD का पावर बटा में है नहीं होगा, रूट में है नहीं होगा, और नीचे अगर हटाना है ABCD, जैसे मान लीजिए 2/x cos यहाँ पे ABCD दूसरे बहुपद है नहीं है, क्योंकि बटा में है। ABCD जब भी बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 10² था का मान है क्या होगा 10² 60 का मान। तो 10² क्या होता है देखिए, 10 60 होता है, उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है √3। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है 10² 60, 10² 60 निकालना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और √3 हो रहा है यहाँ पे, और 10 60 डिग्री कितना 10² 60 डिग्री, तो यहाँ पे √3 क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ गया स्क्वायर से रूट हटाया कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो 10² 60 का मान कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1/√3, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी है 1/3, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, 10² 60 डिग्री का मान कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब भी स्क्वायर लगेगा यहाँ से रूट हटाएंगे इसको, और रूट हटाएंगे तो सिर्फ वहाँ का नीचे वाला अंदर वाला जो अंक होगा वही बचेगा यहाँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण bx² + cx + बराबर